हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है संज्ञान अधिगम और बाल विकास की सभी इकाइयों के एमसीक्यूज यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। जी हाँ, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें हम एमसीक्यूज, बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर, ये सभी तरह के प्रश्न जो हम देखने वाले हैं। इसमें सभी इकाइयों का समावेश होगा इस एक ही वीडियो में। मैराथन क्लास होगी हमारे, जिसमें एक साथ सभी इकाइयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को हम डिस्कस कर लेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने प्रथम वर्ष की बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, अन्य वीडियोस के लिए भी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करें इकाई एक से, जिसका नाम है अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया। हमारी पहली इकाई, इसका पहला प्रश्न, सीखने के सोपान कितने हैं? सीखने के जो सोपान है वह कितने हैं? सोपान का अर्थ होता है क्या? उसके फैक्टर्स, उसके तत्व, यानी किन किन चीजों पर वह आधारित होता है। अधिगम जो होता है, सीखना जो होता है, किन सोपानों पर आधारित है? तो ये कुल 6 सोपानों पर यानी कि 6 सोपानों पर आधारित होता है। यानी 6 फैक्टर, 6 तत्व ऐसे होते हैं जिन पर सीखना निर्धारित किया जाता है। इन्हीं के आधार पर सीखना होता है। तो ये रहा हमारा सीखने के सोपान कितने हैं? 6। इसको याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गेने ने सीखने के कितने प्रकार बतलाए? भाषा विज्ञानी, बाल मनोविज्ञानी जो गेने हैं, उन्होंने सीखने के कितने प्रकार बतलाए हैं? तो उनके हिसाब से सीखने के कुल 8 प्रकार हैं। सीखने के टोटल 8 टाइप्स, उन्होंने 8 प्रकार जो है बता रखे हैं गेने ने। फिर आगे बढ़े, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के नियम कितने हैं? थॉर्नडाइक के अनुसार जो सीखने के नियम है वो कितने हैं? तो थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम बतला रखे हैं, जैसे कि तत्परता का नियम उन्हीं का दिया हुआ है, अभ्यास का नियम ये भी उन्हीं का दिया हुआ है, साथ ही साथ प्रभाव का नियम भी उन्होंने दिया है। तो उपयुक्त सभी यानी कि तीनों, ये तीनों नियम जो है किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो दिए गए नियम है 3 है, तत्परता का नियम, स्वभाव का नियम और अभ्यास का और प्रभाव का नियम। तो ये जो तीनों नियम आप देख रहे हैं थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? उद्दीपक का अर्थ होता है उसे मोटिवेट करने वाले, उसे बढ़ाने वाले। तो सीखने के जो उद्दीपक हैं उनके अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो उनके अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया। अधिकतर ये याद रखिएगा, जितने भी अधिगम, सीखना, इससे रिलेटेड जितने भी सिद्धांत है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या अवधारणाएं हैं, वो थॉर्नडाइक के द्वारा ही दी गई। अधिकतर तो इन्हीं के बारे में पूछता है। तो एक आप याद रख सकते हैं कि थॉर्नडाइक का नाम जरूर आएगा यदि अगर सीखने के सोपानों की बात हो, अधिगम की बात हो तो सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। अगला प्रश्न, मेस्लो ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन आवश्यकताओं को माना है? सबसे अधिक, सबसे महत्वपूर्ण किसको? तो सबसे जरूरी होती हैं शारीरिक आवश्यकताएं। सबसे जरूरी क्या होती हैं? शारीरिक आवश्यकताएं, यानी जो फिजिकल नीड्स, यानी कि हमारे शरीर को जो जो आवश्यक होता है वृद्धि के लिए, विकास के लिए, वो सब कुछ बहुत जरूरी है। इसको सबसे महत्वपूर्ण किसने माना? मेस्लो ने माना। यानी विकास में सबसे ज्यादा शारीरिक विकास की आवश्यकता पड़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अधिगम स्थानांतरण के समान तत्व, यानी अधिगम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जिन तत्वों का, जिन फैक्टर्स का समावेश होता है, उसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सिद्धांत यहां पर थॉर्नडाइक ने दिया। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जितने भी सीखने के अधिगम, सीखने के सिद्धांत, सीखने के तत्व होंगे, हर वो किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने ही दिया है। ध्यान रखिएगा, उनका, उन्हीं का नाम पहले आता है। अधिगम स्थानांतरण के समान एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसे भाई, इसके जो है स्पीयरमैन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने, है ना। इन्होंने अधिगम का स्थानांतरण के सामान्य एवं विशिष्ट नियमों का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, अधिगम स्थानांतरण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या चीज है? अधिगम स्थानांतरण अगर करना है तो सामान्य बुद्धि, सामान्यीकरण, उचित अभिवृत्ति, तीनों की आवश्यकता है। यानी सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। यानी सामान्य बुद्धि, सामान्यीकरण और उचित अभिवृत्ति, इन तीनों की आवश्यकता होगी अगर अधिगम स्थानांतरण करना है तो। नेक्स्ट, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? ये जो परिभाषा दी गई है स्मृति यानी मेमोरी की, ये परिभाषा किसने दी? यानी सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग करना, यह परिभाषा जो है स्मृति की वुडवर्थ ने दी है। किसने दी है? वुडवर्थ। याद रखिएगा, स्मृति से संबंधित जितनी भी चीजें आएंगी किसने? वुडवर्थ। और अधिगम से, सीखने से संबंधित जितने भी सिद्धांत आएंगे वो कौन है? तो थॉर्नडाइक। ये जरूर याद रखिएगा इसको। आगे बढ़े। अगला देखिए, किसी विषय वस्तु को लंबे समय तक मस्तिष्क में संचित रखना, किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को बहुत लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में स्टोर रखना, याद रखना, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहते हैं भाई? इसे ही हम धारणा कहते हैं, जिसे हम धारण, है ना, धारणा कहते हैं। ठीक,
किसी भी सीखी वस्तु को लंबे समय तक उसे याद रखना मस्तिष्क में धारणा कहलाएगा। स्मृति के कितने प्रकार है? तो स्मृति की बात करें तो भाई स्मृति जो होती है वो तत्कालिक स्मृति यानी थोड़े समय के लिए जो रहता है, फिर होता है भाई सक्रिय स्मृति एक्टिव मेमोरी, और उसके बाद होता है रटंत स्मृति है ना, जो लंबे समय तक रट के याद रखी जा सके। तो ऐसी स्मृति तीनों प्रकार की है, यानी कि 3 टाइप्स हैं। तो हम सही उत्तर क्या लिखेंगे? उपरोक्त सभी, यानी कि तत्कालिक स्मृति, उसके बाद सक्रिय स्मृति और रटंत स्मृति, तीनों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या असफलता को विस्मृति कहते हैं। सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या जो असफलता है उसको विस्मृति कहते हैं। यानी जो भी चीज आपने सीखी है अगर आप उसको भूल जाओ या उसमें असफल हो जाओ याद रखने में, तो उसे ही विस्मृति कहते हैं। स्मृति मतलब चीजों को याद रखना और विस्मृति मतलब चीजों को भूल जाना। ठीक है, तो सीखी हुई चीजों में स्मरण रखने में असफल होना ही विस्मृति कहलाता है। यह जो परिभाषा है किसने दी है? यह परिभाषा दी है मन ने। किसने दी है? मन। तो मन की ये परिभाषा है, उन्होंने परिभाषा दी कि सीखी हुई चीज को यदि हम फिर से पुनः स्मरण न कर पाए तो हमारे लिए विस्मृति कहलाती है, जो ठीक स्मृति का विपरीत होती है। अगला प्रश्न, अधिगम का नियम क्या है? अधिगम के नियम की बात करें तो अधिगम के अभी 3 नियम हमने पहले पढ़े, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तीनों नियम है ना। तो तीनों नियम ध्यान रखिएगा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। उपयुक्त सभी, सही उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ दी एबव, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब सीधा आ जाते हैं रिक्त स्थानों के ऊपर। बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, खाली स्थान की बात कर लेते हैं। तो सीखना एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कंटिन्यूअस, सतत, लगातार चलने वाली, अनवरत चलने वाली, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। फिर मनोवैज्ञानिक गेने ने सीखने के कितने प्रकार बतलाए? उन्होंने सीखने के 8 प्रकार बतलाए। अभी जस्ट हमने बहुविकल्पीय में इसको देखा था। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक गेने ने सीखने के कुल 8 प्रकार बतलाए हैं। फिर उसके बाद सीखने के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। सीखने के अधिगम के कितने स्तर होते हैं? 3। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर सीखने दिया और इसको इस शब्द को बदल के अधिगम कर दे तो अधिगम के स्तर बदल जाएंगे, नहीं, अधिगम और सीखना दोनों एक ही होता है, तो इनके स्तर भी कितने होंगे? एक ही, यानी कि 3 स्तर। सीखने के भी 3 स्तर, अधिगम के भी 3 स्तर। अगला, सीखना वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर क्या होता है? निर्भर करता है। यानी वंशानुक्रम यानी डीएनए जेनेटिक्स, इस पर भी, साथ ही साथ आसपास का जो माहौल है ना, जो एटमॉस्फेयर है, जो पर्यावरण है, उस पर भी निर्भर करता है। तो सीखना जो है, अधिगम जो है, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता ही करता है। आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, जब एक सीखा गया कार्य दूसरे कार्य के अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करने लगे तो हम उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। क्योंकि आपने जो पहले सीखा है उसके आधार पर कोई दूसरा काम करने जाएंगे तो दूसरा काम में शायद कठिनाई आ जाए, तो ये कैसा होगा? नकारात्मक स्थानांतरण। यही इसका अपोजिट होगा। अगर पहले सीखी गई कार्य को, पहले सीखे गए वस्तु को अगर आप अभी इस्तेमाल करके कोई नई चीज करते हो, उसमें मदद मिल जाती है, तो इसे सकारात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। तो हो सकता है यही खाली स्थान बदल के भी आ सके आपको ना। अगर सीखे गए कार्य को दूसरे कार्य के अधिगम में बाधा उत्पन्न हो रही है तो नकारात्मक स्थानांतरण, और सहायता मिल रही है, बाधा नहीं उत्पन्न हो रही है, सहायता मिल रही है, मदद मिल रही है, यानी पहले वाले काम की मदद से दूसरा वाला काम भी कर ले रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। ठीक, आगे बढ़े। स्मृति क्या है? तो स्मृति सीखी गई वस्तु का सीधा सीधा उपयोग है। ये कथन भी तो हमने पहले देखा भी है ना। तो स्मृति जो है सीखी हुई वस्तु का सीधा सीधा उपयोग है। अगला देखिए, स्मृति की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो स्मृति की 3 अवस्थाएं होती हैं। अभी हमने देखा था बहुविकल्प में भी। तो स्मृति की कुल और कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने में असफल होना ही क्या कहलाता है? विस्मरण। यानी आप कितनी भी कोशिश करो और पहले हुई चीज, पहले हुई वस्तु या पहले हुई कोई घटना अगर उसका याद फिर भी हमें नहीं आता, उसकी स्मृति हमें फिर भी नहीं होती है, हम उसे स्मरण करने में असफल रहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। विस्मरण और विस्मृति दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विस्मरण मतलब भूलना, विस्मृति यानी भूल जाना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, टॉलमैन ने सन 1949 में अपने शोध पत्र में सीखने के कुल 6 प्रकार बतलाए। कितने प्रकार बतलाए? 6। जी हाँ, किसने बताइए? टॉलमैन ने। टॉलमैन ने 1949 में अपने शोध पत्र में सीखने के 6 प्रकार बतलाए। सीखने का कोई एक उद्देश्य होता ही होता है। हम कोई भी चीज इसलिए सीखते हैं कि उससे कुछ काम कर पाए, उससे कुछ हासिल कर पाए। तो सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, याद रखिएगा। बिना किसी उद्देश्य के हम सीखना अधिगम नहीं करते हैं। सीखने का कोई ना कोई, अधिगम का कोई ना कोई उसके पीछे एक उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव, एक लक्ष्य जरूर होता है।
नेक्स्ट, रटकर सीखने में व्यक्ति बिना अर्थ समझे उसे दी गई सामग्री को सीखता है। रटकर सीखने का मतलब क्या है, व्यक्ति उसको बार बार दोहराता है, रट लेता है। अब वो उसका अर्थ क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका फायदा क्या है, ये उसे भले ही नहीं पता हो, लेकिन उसे रट लेगा और सीख देगा। ठीक है, तो रटकर सीखने में व्यक्ति बिना अर्थ समझे उसे रट लेता है, याद कर लेता है, सीख लेता है। अगला, प्रभाव के नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया के कार्य को उसके प्रभाव पर सीखता है। प्रभाव का नियम क्या कहता है, व्यक्ति किसी भी अनुक्रिया या किसी भी कार्य को, उस कार्य को प्रभाव को देखकर ही सीखता है। उसके जो प्रभाव पहले उस पर डालेगा, यानी खुद उस पर प्रैक्टिकल करेगा, प्रायोगिक करेगा, उसके बाद उस पर सीख पाएगा। यानी असलियत में जब उसको देखेगा और उस कार्य को करेगा, जब तक उसका असर उस पर नहीं होगा तब तक सीख नहीं पाएगा। ठीक है, ये कौन सा नियम है, प्रभाव का नियम है। नेक्स्ट आगे बढ़े, अब आ जाते हैं एक वाक्य में उत्तर पर, है ना। एक वाक्य में जो उत्तर है, पहला प्रश्न, सीखने की परिभाषा यानी अधिगम की परिभाषा लिखी है ना। तो अधिगम की परिभाषा देते हुए वुडवर्थ जी का कहना है, वुडवर्थ ने क्या लिखा कि जो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या है, सीखना है ना। नया ज्ञान हासिल करना, नए ज्ञान को हासिल करने की प्रक्रिया को जानना, यही क्या है, सीखना है, अधिगम है। ये परिभाषा किसके द्वारा है, वुडवर्थ के द्वारा है। अगला प्रश्न, शाब्दिक सीखना किसे कहते हैं ना, शब्द को सीखना किसे कहते हैं। तो शाब्दिक सीखने का अर्थ ऐसे सीखने से होता है जिसमें व्यक्ति अक्षर से बनने वाले, हम कह सकते हो शब्द, शब्दों से बनने वाले वाक्य, और ये जो शब्द होंगे सार्थक होने चाहिए ना, शब्द जो होंगे वो सार्थक होने चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आप वाक्य चिन्ह है, विराम चिन्ह है, ये सब जो है जिसे सीखा जाता है इसे ही क्या कहते हैं, शाब्दिक सीखना कहते हैं। यानी शब्दों के बारे में सीखना, शाब्दिक सीखना, इसमें अक्षर, मात्राएं, वाक्य, रचना सब कुछ आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, सीखने के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं ना। जो लर्निंग प्रिंसिपल है, सीखने का जो सिद्धांत है, इसका क्या मतलब है। तो भाई सीखने के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है कि किसी भी चीज को सैद्धांतिक रूप से, है ना, किसी भी चीज को सैद्धांतिक रूप पे उस पे सीखना, उसका स्वरूप क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसका नियम क्या है ना, कि क्यों हम सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, किस उद्देश्य से सीख रहे हैं, ये सब जानना ही क्या है, हमारा सीखने का सिद्धांत होता है। और क्या, अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं, सीखने का स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण अभी हमने पढ़ा था, नकारात्मक स्थानांतरण और सकारात्मक, यानी कि पहले सीखे गए कार्य से दूसरा कार्य करने में सीखने में मदद मिलती है तो सकारात्मक स्थानांतरण, और मदद नहीं, बाधा उत्पन्न होती है तो नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक, तो अगर साधारण तौर पर, आम तौर पर देखा जाए तो अधिगम एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अनुभव, कुशलता, इन सब का जो है हमें मदद मिलता है दूसरे कार्य को करने में। हम जो भी, जैसे बचपन में हमने एबीसीडी पढ़ी, तो एबीसीडी से मदद से ही हम आगे चल के अंग्रेजी में और उच्च चीजें, हायर चीजें, एडवांस चीजें सीख रहे हैं, उसी की मदद से। सेम गणित में भी आप देख लोगे 1 2 3 जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब सीखा, तो बड़े बड़े ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर रहे हैं, बड़े बड़े गणित की संक्रियाएं भी हम कर रहे हैं। तो बेसिक चीजें सीख के अब उससे मदद मिलती है। तो ये कौन सा स्थानांतरण था, कौन सा, तो ये था सकारात्मक स्थानांतरण। पर पहले सीखी गई काम को अगर अभी उस काम को किया जाए तो उससे कठिनाई आती है, कि पहले अगर हमने ऐसे नियम पढ़े, जैसे कई बार ऐसा होता था छोटी क्लासेस में कुछ और बताया और बड़ी कक्षा में जाकर टीचर ने उसी नियम को बदल दिया, कुछ और बताया, तो इससे क्या होता है, हम कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले तो ऐसा बताया था, अब बड़ी क्लासेस में ऐसा बता रहे हैं। तो नई चीज सीखने में पुराने नियम की वजह से कठिनाई आ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिगम का स्थानांतरण ये भी है पर नकारात्मक स्थानांतरण है। ठीक है, स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, पूर्व सीखे गए ज्ञान की मदद से नए ज्ञान की प्राप्ति, इसे हम स्थानांतरण कहेंगे, अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, स्मृति क्या है। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है ना। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पहले या अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल को पुनः स्मरण किया जाता है, पुनः याद किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, स्मृति। यानी पूर्व में सीखे गए ज्ञान को, अनुभव को, कौशल को पुनः दोहराना, याद करना, स्मरण करना, ये क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, धारण का क्या तात्पर्य है, धारणा किसे कहते हैं। ठीक है, धारणा से तात्पर्य है विषय वस्तु को लंबे समय तक मस्तिष्क में संचित करके रखना। किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय वस्तु को लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में स्टोर करके रखना, इसे हम क्या कहेंगे, धारणा कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, दीर्घकालीन स्मृति किसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसे कहा जाता है, दीर्घकालीन स्मृति। तो दीर्घकालीन स्मृति क्या है, जब किसी तथ्य अनुभव को लंबे समय तक धारण किया जाता है उसे दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। आप देखिए, कोई कोई घटना ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में छप जाती है, जो लंबे समय तक चाहकर भी हम भूल नहीं पाते, चाहकर भी हम उससे दूर नहीं कर पाते, उससे उबर नहीं पाते, इसे हम क्या कहेंगे, दीर्घकालीन
स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी रहेगा। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब दीर्घकालीन है तो इसका असर भी बहुत ज्यादा रहता है, जो लघुकालीन होती है उनका असर भी कम रहता है। ठीक है, ऐसा भी घुमा फिरा के पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, तार्किक स्मृति किसे कहते हैं? किसी तार्किक स्मृति है ना, किसी भी टॉपिक पर उसके तथ्य को सोच समझकर, किसी भी तथ्य को सोच समझकर एवं तर्क के आधार पर उसके पीछे का लॉजिक जानकर, है ना, उसे याद करना। अब ऐसा नहीं, अब रट लेना क्या होगा? अब किसी भी चीज को बिना उसके लॉजिक जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बिना ये सोचे समझे बस उस चीज को रट लेना, इसे क्या कहेंगे भाई? ये हमारे लिए रटंत स्मृति हो जाएगी ना, रटंत वाली मेमोरी हो जाएगी, रटने वाली। लेकिन अगर उसके पीछे का लॉजिक जान लो, तर्क जान लो, फैक्ट जान लो, फिर समझ लो तो अपने आप याद होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम क्या कहते हैं? तार्किक स्मृति कहते हैं। किसी भी तथ्य को सोचकर समझकर उस तर्क के आधार पर याद कर लेना, ये क्या कहलाता है भाई? उसे हम क्या कहते हैं? तार्किक स्मृति कहते हैं। अगला प्रश्न, विस्मृति किसे कहते हैं? भूलना किसे कहते हैं ना, भी कोशिश करने पर भी हमें स्मरण न होना क्या कहलाता है ना, कोशिश करने के बाद भी कोई चीज याद ना आना, इसे ही विस्मरण, विस्मृति कहते हैं। ठीक है, सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या धारण करने के पश्चात उन्हें पुनः स्मरण करने में कठिनाई होना, पुनः स्मरण करने में असफल होना, इसे क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरणा, अभिप्रेरणा दोनों एक ही है, मोटिवेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरणा एक आंतरिक, इंटरनल है ना, ये अंदरूनी बल है जिसकी मदद से किसी काम को करने की हमें प्रोत्साहन, मोटिवेशन मिलता है। तो प्रेरणा एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को कार्य पूर्ण करने तक उसके समस्त याकल्पों को नियंत्रण व दिशा देता है। यानी किसी भी काम को करने का जो मोटिवेशन, बल मिलता है, आप कह सकते हो ताकत मिलती है, या हमें गाइडेंस, दिशा निर्देश मिलते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे ही करना है, प्राप्त ही करना है, तो इसे ही क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इकाई 2, इकाई 1 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म हुए। अब हम इकाई 2 की बात करेंगे जिसका नाम है बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया। तो इकाई 2 की बात करें बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया की, तो चलिए इसके पहले बहुविकल्प प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला, निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान होती है। यानी जो निष्क्रिय अधिगमकर्ता होगा, यानी जो एक्टिव नहीं होगा, जो पैसिव होगा ना, डोरमेंट होगा, ऐसे लर्नर, ऐसे अधिगमकर्ता की क्या पहचान होती है? तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको कार्य को देखकर, उसके प्रदर्शन को देखकर, वो जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है उसको देखकर हम पता लगा लेंगे। यानी कौन सी विधि से पता चलेगा? तो भाई क्या प्रदर्शन विधि से, या प्रयोग करके प्रयोगशाला विधि से, या फिर व्याख्यान विधि से, या फिर खेल विधि से। किसी भी व्यक्ति के कार्य की अगर हम व्याख्या करेंगे, देखेंगे कि वो कार्य कैसा कर रहा है, कार्य में उसका मन लग रहा है कि नहीं, यानी उसका हम जब व्याख्यान करेंगे तो इस विधि से पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति निष्क्रिय है ना, निष्क्रिय रूप से अधिगम करता है, निष्क्रिय रूप से सीख रहा है। तो सही उत्तर क्या हो गया? व्याख्यान विधि से। क्लियर? नेक्स्ट देखिए अगला, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कैसी? बच्चे जो सीखते हैं, बच्चों के अधिगम में, बच्चों की लर्निंग में माता पिता को कैसी भूमिका अदा करनी चाहिए, कैसा रोल प्ले करना चाहिए? तो उन्हें भाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ के, है ना, अग्रोमुखी यानी अग्र उन्मुखी, यानी कि आगे होकर बच्चों को सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहिए। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? अग्रोन्मुखी। अगला, अधिगम क्या नहीं है? क्या है ये नहीं पूछा, अधिगम क्या नहीं है। कई बार ऐसा होता है ये नहीं शब्द को हमारा ध्यान नहीं जाता, हम अधिगम के बारे में लिख देते सीधा। तो अधिगम क्या नहीं है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये तो अधिगम की परिभाषा है। फिर विकास या अनुभव का संगठन या सहज व्यवहार, अधिगम क्या नहीं है? विकास नहीं है। अधिगम विकास नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, अधिगम मतलब सीखना, अनुभव का संगठन करना, अनुभव लेना, फिर सहज व्यवहार करना, है ना, ये सब किस में आता है? अधिगम में आता है। और क्या अधिगम नहीं है? विकास। विकास से अधिगम का ज्यादा लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ विकास पूरा अधिगम नहीं कहलाएगा। अगर कोई चीज सीख ले तो पूरा विकास हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि विकास में तो सब कुछ आता है, पूरी वृद्धि भी आती है, सब कुछ। क्लियर? अगला देखिए, कक्षा कक्ष में अधिगम करने का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? कक्षा कक्ष में अधिगम करने का, यानी क्लासरूम में सीखने का, है ना, तो कक्षा कक्ष में अधिगम करने का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? अभ्यास का नियम, यानी सीखी गई चीज का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। तो कक्षा कक्ष में सीखने का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? अभ्यास करना। अगला, अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाया जा सकता है किस माध्यम से? अधिगम को, लर्निंग को, है ना, इस सीखने को बहुत ज्यादा प्रभावशाली, इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? तो इसे बनाया जाता है स्वयं, स्व प्रेरणा द्वारा, यानी सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा, है ना, खुद से ही। टीचर कितना भी पढ़ा ले, बच्चा अगर सीखने की इच्छा नहीं रखता तो नहीं सीखेगा, वो कितना भी अच्छा पढ़ा दे टीचर, है ना। तो
प्रेरणा होनी चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए खुद से, जो बच्चे को सीखने में मदद करेगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखिए अगला, सीखना विकास की प्रक्रिया है। अधिगम की परिभाषा किसने दी? सीखना जो है वो अधिगम की ही परिभाषा है ना, किसने दी है ये? तो ये परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने परिभाषा दी कि सीखना विकास की ही प्रक्रिया का एक चरण है। अगला देखिए, किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया क्या है? किसी भी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया चिंतन कहलाता है। यानी किसी भी समस्या के ऊपर जब हम खूब सोचते हैं, खूब गहराई से उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में सारी पॉसिबिलिटीज को, सभी जितनी भी संभावित चीजें हो सकती हैं, जब सोचते हैं तो हम उसका हल करने की कोशिश करते हैं। यही क्या है? चिंतन। इसे ही चिंतन कहते हैं ना। तो चिंतन ही किसी भी समस्या का मानसिक हल खोजने वाली क्रिया है। ठीक, नेक्स्ट अगला देखिए, चिंतन के साधन कौन कौन से हैं? चिंतन के साधक की बात करें तो चिंतन में क्या क्या आएगा भाई? प्रतिमाएं, भाषा, प्रत्यय, ये सब किस में आएगा? चिंतन में। तो उपरोक्त सभी, सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी, है ना। ये सब क्या है? चिंतन के साधन है, यानी इन सब से हम चिंतन करते हैं, इन सब के माध्यम से। अगला, वह चिंतन जो समस्या समाधान पर आधारित होता है, उसे क्या? वह चिंतन जो समस्या समाधान पर आधारित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन कहते हैं, ना, लॉजिकल रहता है इसमें। तो ये तार्किक चिंतन है जो समस्या समाधान पर पूरी तरह से आधारित होगा, जिसमें समस्या का ही समाधान करना होगा। ठीक, अगला देखिए, वह चिंतन प्रत्यक्ष के अभाव में पूर्व अनुभव की स्मृति पर आधारित होते हैं। ऐसा चिंतन जो पहले सीखी गई चीजों के ऊपर आधारित होंगे अभी की चीज के लिए, तो वह चिंतन प्रत्यक्ष के अभाव में पूर्व अनुभव की स्मृति पर, पूर्व जो अनुभव, पहले के जो एक्सपीरियंस है उसके मेमोरीज पर, उसके स्मृति पर आधारित होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कल्पनात्मक चिंतन कहेंगे, है ना। कैसा कहेंगे? कल्पनात्मक। इसमें हम इमेजिनेशन कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। इसे ही कल्पनात्मक चिंतन कहते हैं। अगला देखिए, जीन पियाजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं? पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बतलाई हैं? उन्होंने विकास की कुल 4 अवस्थाएं बतलाई हैं। पहले भी हम इसके प्रथम वर्ष के पूर्व विषयों में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होगा आपने। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? कुल 4 अवस्थाएं। जीन पियाजे ने विकास की अवस्थाएं कितनी बतलाई? 4। रट लीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया वस्तुनिष्ठ। अब बढ़ते हैं हम रिक्त स्थानों की ओर। रिक्त स्थान वाले प्रश्न। पहला, संज्ञानात्मक विकास का शब्द प्रत्यय किसने दिया? जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास आया तो एक ही व्यक्ति का नाम आना चाहिए, कौन? जीन पियाजे। ठीक, उसके बाद पियाजे मूल रूप से किसके विशेषज्ञ थे? तो प्राणी विज्ञान। जी हाँ, वो प्राणी विज्ञान के मूल विशेषज्ञ थे। स्पेशली जो उनका अगर देखा जाएगा तो उन्होंने प्राणी विज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा कह सकते हो आप एक्सपर्टीज थी उनके, ना, अनुभव ज्यादा था उसमें। सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है, नेचर है। अधिगम, लर्निंग, सीखना, ये किसी भी इंसान की, हम मनुष्यों की जन्मजात यानी बाय बर्थ वाली कह सकते हो नेचर है, यानी जन्म से ही सीखने की आदत रहती है। देखोगे मनुष्यों में तो चिंतन का आरंभ किससे होता है? चिंतन का आरंभ समस्या होता है। जब तक कोई समस्या नहीं आती हम उसके बारे में सोचते नहीं है, उस टॉपिक के बारे में। तो चिंतन का शुरुआत ही किससे होता है? समस्या से। ठीक है, तो चिंतन का आरंभ किससे होता है? समस्या से, ध्यान रखिएगा। अगला, संज्ञानात्मक विकास का निर्माणात्मक अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास की निर्माणात्मक अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। फिर 6 से 8 वर्ष की आयु में बच्चे जो है शारीरिक विकास की जगह मानसिक विकास पर अधिक ध्यान देते हैं, ना। इसके पहले के विषय बाल्यावस्था, बाल विकास प्रथम वर्ष में, फर्स्ट ईयर में, उसमें भी ये टॉपिक सीधा सीधा दिया गया था, यानी किस अवस्था में कैसा विकास होता है। तो वो शैशव अवस्था जो होती है वहां पर देखोगे तो बच्चे का बहुत ज्यादा शारीरिक विकास होता है। फिर उसके बाद जो बाल्यावस्था होती है उसमें देखोगे बच्चे का सबसे ज्यादा क्या, कौन सा विकास होता है? मानसिक विकास होता है। तो सबसे ज्यादा मानसिक विकास कौन सी आयु वर्ग में होता है? तो 6 से 8 वर्ष की आयु वर्ग में, है ना। उसमें पूरा मानसिक विकास बच्चे का हो जाता है, शारीरिक विकास कम होता है। अगला देखिए, किसी बच्चे के विकास और वृद्धि को क्या क्या प्रभावित करता है? सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करेगा? पोषण, है ना। किसी भी बच्चे का विकास और उसका वृद्धि और विकास दोनों किस चीज से? पोषण से, यानी न्यूट्रिशियस फूड, अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं, पूरक पोषण आहार मिल रहा है कि नहीं, इसी पे आधारित होगा उसका वृद्धि और विकास दोनों। अगला देखिए, प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन का अत्यंत सरल रूप है। चिंतन का सबसे सरल रूप क्या है? प्रत्यक्ष बोधात्मक, यानी सामने किसी चीज को देखो और उस पर चिंतन करो। ये चिंतन का सबसे सरल रूप है जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष बोधात्मक। ठीक है, अगला, भाषा केवल पारस्परिक संपर्क बनाने की साधन ही नहीं बल्कि यह चिंतन का भी साधन है। आप मन में अगर सोचते हो तो किस भाषा में सोचते हो? आपकी मातृभाषा। आपको कितनी भी इंग्लिश बोलती आती हो, लेकिन अगर आपने सबसे पहले मातृभाषा जो सीखी है, मन में अगर सोचोगे उसी भाषा में सीखोगे, हमेशा उसी भाषा में सोचोगे। आप ट्राई कर लो कि आप एक ऐसी भाषा में सोचने की कोशिश करो जो आपने सीखी है, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, या जो कोई विदेशी भाषा हो, कोई भी अलग से भाषा जो आपने सीखी हो, आप उसमें नहीं सोच सकते।
सोचने के लिए हम अपने मातृभाषा का ही हमेशा इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। अगला देखिए, चिंतन सभी प्रकार से एक संज्ञानात्मक व्यवहार क्रिया है। कैसी क्रिया है? संज्ञानात्मक व्यवहार की क्रिया है क्या? चिंतन। फिर एनकोडिंग जो है वो किसका घटक है? स्मृति का। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? हम किसी चीज पर जब परत दर परत हटाते जाते हैं, परत दर परत हम जब उसमें हल करते चलते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? चिंतन, है ना। एनकोडिंग जिसे कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़े। अगला देखिए, अब आ जाते हैं सीधा एक वाक्य वाले उत्तर के ऊपर, है ना। हमने बहुविकल्प देख लिया, रिक्त स्थान भी देख लिए, अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, सीखने की परिभाषा। अब सीखने की परिभाषा अलग अलग लोगों ने दे रखी है, ठीक है। यहां हम बात करेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो क्रो एंड क्रो ने सीखने की क्या परिभाषा बतलाई? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने सीखने की, अधिगम की। अगला प्रश्न, सीखने के स्तर कितने हैं? सीखने के स्तरों की बात करूं तो यहां पर 3 स्तर। पहला स्मृति स्तर, दूसरा अवबोध स्तर और तीसरा चिंतन स्तर। तो सीखने के कितने स्तर हैं? तो भाई 3 स्तर है, ध्यान रखिएगा। सीखने के कितने स्तर हैं? कुल 3 स्तर हैं, ठीक है। कौन कौन से? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रभाव का नियम क्या है ना। इफेक्टिव जो रूल है उसे क्या कहेंगे? प्रभाव का नियम है क्या? तो इस प्रभाव के नियम के अनुसार क्या होता है कि जीवन में जिस भी कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है ना, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिले, सुख और संतोष की प्राप्ति हो, उसे प्रभाव का नियम कहा जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति को जो भी कार्य करने से, सीखने से संतोष और सुख की प्राप्ति होती है, उसे हम प्रभाव का नियम कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, चिंतन की परिभाषा दीजिए। चिंतन की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन। तो चिंतन क्या है? अब ये वुडवर्थ जी के अनुसार ही इसकी परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। जब हम किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो हम उसमें बारे में सोचते हैं। अब सोचना शारीरिक नहीं, एक मानसिक क्रिया है। इसमें शरीर नहीं, इसमें मन की आवश्यकता होती है, दिमाग की आवश्यकता होती है। तो चिंतन एक मानसिक क्रिया है, ठीक है। तो एक परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। अगला, तार्किक चिंतन किसे कहते हैं? तार्किक चिंतन क्या है? तो वह चिंतन जो समस्या समाधान पर आधारित होती है, जिसमें तर्क शामिल होते हैं और तर्कों के आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा चिंतन जिसमें तर्क के आधार पर समस्या का समाधान करते हैं, उसे चिंतन कहते हैं। समस्या का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया चिंतन है। तो इसमें तर्क के आधार पर अगर किया जाएगा यही पूरा काम, तो तार्किक चिंतन हो जाएगा। अगला देखिए, क्रांतिक चिंतन किसे कहते हैं? क्रांतिक चिंतन एक प्रकार का चिंतन है जिसमें किसी विषय वस्तु, विषय के समस्या का समाधान करना, जिसमें कोई भी कौशल, कोई भी स्किल, कोई विश्लेषण, संश्लेषण, इसमें आपका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, ये सब कुछ शामिल होगा। यानी चिंतन वाली जो प्रक्रिया है, अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें बस क्या चीजें ऐड कर दी गई हैं? जो चीजें आत्मविश्लेषण, जो चीजें इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, है ना, इन सब में आती हैं। तो विषय वस्तु, विषय की गंभीरता, है ना, कौशल जो इसमें शामिल होंगे, स्किल्स जो शामिल होंगी, साथ ही साथ इसमें संश्लेषण और मूल्यांकन, ये सब कुछ इसमें शामिल होगा। उसे हम क्या कहेंगे? क्रांतिक चिंतन कहेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, अभिसारी चिंतन की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? जो अभिसारी चिंतन है, सबसे पहली बार उसकी व्याख्या, उसके बारे में बताया किसने? तो उसके बारे में सबसे पहले उसकी जो व्याख्या है सर्वप्रथम पॉल गिलफर्ड ने की थी। किसने की थी? पॉल गिलफर्ड। इसको आप रट लीजिएगा, एकदम याद रख लीजिएगा। अभिसारी चिंतन की व्याख्या सबसे पहले पॉल गिलफर्ड ने की है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसी चीजों को हमें रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नाम याद आएंगे नहीं, विदेशी नाम है, अजीब है थोड़े, तो ये ध्यान रखिएगा, इसे रटना पड़ेगा। तो अभिसारी चिंतन के ऊपर सबसे पहले जो सिद्धांत किसने दिया? तो वो पॉल गिलफर्ड ने दिया। नेक्स्ट, स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? तो स्कीमा को पियाजे ने बहुत अच्छे से परिभाषित किया। उनके हिसाब से जो स्कीमा क्या है, तो एक ऐसी मानसिक संरचना है, एक ऐसा आप कह सकते हो मेंटल स्ट्रक्चर है, क्रिएटिविटी है। तो स्कीमा जो है, इसके ऊपर जो परिभाषा दी किसने? पियाजे ने। उनका कहना क्या था कि स्कीमा एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, संरचना है, जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है, जिसका नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, जिसको कॉमन बनाया जा सकता है, ठीक है। ये स्कीमा के बारे में कहा किसने? जीन पियाजे ने। आगे बढ़े, चिंतन के साधन किसे कहते हैं? चिंतन के साधन कौन कौन से? तो चिंतन की प्रक्रिया में जितनी चीजें जुड़ी होंगी, है ना, चिंतन करने में जिन जिन चीजों का समावेश होता है, वह चिंतन के साधन है सारे, ठीक है। तो चिंतन की प्रक्रिया में जुड़े हुए तत्वों को चिंतन के साधन के रूप में जानते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये हो गया चिंतन के साधन। बड़े अगले प्रश्न की ओर,
अगला है मानसिक क्रिया किसे कहते हैं, मेंटल प्रोसेस मानसिक क्रिया किसे कहते हैं। तो पियाजे जी ने इसकी परिभाषा दी बहुत अच्छी कि मानसिक क्रिया क्या है, तो मानसिक क्रिया से तात्पर्य बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन से है। किसी बालक द्वारा या किसी मनुष्य द्वारा समस्या समाधान के लिए जो आप कह सकते हो चिंतन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम मानसिक क्रिया कहते हैं। अगला देखिए, चिंतन से आप क्या समझते हैं। चिंतन एक ऐसी मानसिक, अब पहले भी हमने परिभाषा देख रखी है, ठीक है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो की जाती है समस्या का समाधान करने के लिए, बस होगी परिभाषा, है ना। अपने पुराने अनुभव के आधार पर नई आई समस्या को हल करना, इस पूरी प्रक्रिया को हम मानसिक प्रक्रिया कहते हैं और यही क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम इकाई 3 पर, जिसका नाम है संज्ञान एवं अधिगम। तो इकाई 3 की बात करेंगे। तो इकाई 3 का नाम ही है संज्ञान एवं अधिगम, तो इसके सारे सवाल जो प्रश्न भी होंगे वो भी अधिगम और संज्ञान से संबंधित होंगे। चलिए तो बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने वाले कैसे सीखते हैं, है ना। थॉर्नडाइक ने सीखने वाले जो है वो कैसे सीखते हैं बताया, तो उन्होंने बताया वो सक्रिय रहकर, एक्टिव रहकर, है ना। जो निष्क्रिय रहेगा वो नहीं सीख सकता, ठीक है। तो सक्रिय रहकर ही सीखने वाले सीख सकते हैं। और क्या, और भाई आप देखो तो कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था। कोहलर ने जो इतने भी अपने प्रयोग किए उसने किस जानवर पर किया, कोहलर ने चिंपैंजी के ऊपर अपने सारे प्रयोग किए। कोहलर ने अपने जितने भी प्रयोग किए, जितने भी सिद्धांत दिए, वो सब प्रयोग करने के पश्चात ही दिए। तो किस पर प्रयोग किया उसने, किस जानवर पर, तो चिंपैंजी के ऊपर। क्यों, क्योंकि चिंपैंजी का अधिकतर व्यवहार जो होता है वो मनुष्यों के बहुत ज्यादा हद तक समीप होता है ना, लगभग कह सकते हैं। फिर थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया किसके ऊपर, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया बिल्ली के ऊपर। किसके ऊपर, बिल्ली, यानी इस जानवर के ऊपर प्रयोग करके उसने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए वो मनुष्य पर भी लागू हुए, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर और इसके कोहलर ने किसके ऊपर, चिंपैंजी के ऊपर, याद रखिएगा। फिर सीखने का तत्परता का नियम किसने दिया, सीखने का तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया। अधिगम के नियम उन्होंने दे रखे हैं, तो सीखने और अधिगम के तत्परता वाला जो नियम है वो थॉर्नडाइक ने दिया। अगला, अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है, सबसे प्रभावशाली जो होती है करके सीखना विधि, यानी उस कार्य को स्वयं करके सीख लो, किसी द्वारा बताया कहीं पढ़ा, उससे बेहतर है कि उस काम को सीधा कर लिया जाए, करके ही सीखते हैं। तो ये विधि जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है अधिगम की। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्या है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की बात करें तो भाई ये सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने। जी हाँ, अनुकूलित अनुक्रिया, इसका सिद्धांत कौन देने वाला है, पावलोव। रट लीजिएगा, याद रखिएगा। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्ण यानी कंप्लीट, है ना। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, पूर्ण यानी कि पूरा तरह से कंप्लीट। आगे बढ़े, नेक्स्ट, अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है, कैसी क्रिया है, तो अधिगम जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक मेंटल जैसा, है ना। ये एक मेंटल है, मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये साइकोलॉजिकल यानी मस्तिष्क जिस स्थिति में रहेगा उस हिसाब से अधिगम होगा। अगर सीखने की इच्छा है तो सीख लेंगे, सीखने की इच्छा नहीं है तो कितना भी कोई सिखा दे नहीं सीख सकते। तो एक अधिगम ये कैसी प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक, है ना, साइकोलॉजिकल। अगला देखिए, सीखी हुई बात को स्मरण रखने पर या पुनर्स्मरण करने पर असफल हो जाना, इसे विस्मृति कहते हैं, है ना। यानी विस्मृति की जो परिभाषा दी है किसने दी है, मन ने। इसके पहले भी हमने देखा था पूर्व इकाई में, ये परिभाषा किसकी है, मन की। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल, विस्मृति को कितने भागों या प्रकारों में बांटा गया है। विस्मृति को कुल 2 भागों में, 2 प्रकारों में बांटा गया है। विस्मृति को कितने भाग में, 2 भाग में। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो थॉर्नडाइक है। सीखने के ऊपर जितने भी नियम वगैरह हैं थॉर्नडाइक ने ही दे रखे हैं, ठीक है। और संज्ञानात्मक विकास का आएगा तो जीन पियाजे, ये याद ही रखिएगा। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का ही है। यह सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। जी हाँ, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। अधिगम का अर्थ क्या होता है, क्या है अधिगम, अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन लाना, है ना। अधिगम क्या है एक्चुअल में, व्यवहार में परिवर्तन, किसी भी चीज को पूर्व अनुभव के द्वारा, पहले एक्सपीरियंस के द्वारा, पहले कुछ किया उससे अनुभव आया और अब अपना व्यवहार बदल लिया, ठीक है। तो इसे ही क्या कहेंगे हम, सीखना कहेंगे। सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अगला, अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, पावलोव ने। पहले भी हमने देखा था। जीन पियाजे का जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड।
किस देश में इनका जन्म हुआ? स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास के बारे में सबसे बड़ा और सबसे कह सकते हो सटीक अगर किसी ने सिद्धांत दिया है तो जीन पियाजे, ठीक, जिनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ। अगला स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? तो भाई इसमें बहुत सारे अवधारणाएं शामिल होती हैं। स्कीमा में और क्या होता है? छोटी छोटी इकाई योजना भी रहती है, और क्या इसमें अवधारणाओं का रेखा चित्र ये भी बना दिया जाता है, ठीक है। एक तरह से तो ये तीनों चीजें शामिल होती हैं। तो स्कीमा क्या रहेगा? उपरोक्त सभी ये तीनों चीजें शामिल होगी स्कीमा में। और क्या जीन पियाजे द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो उनके द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये तो जग जाहिर सवाल है, मतलब ये तो सबको आना ही चाहिए। जीन पियाजे का नाम आ गया और संज्ञानात्मक विकास ना आए, हो ही नहीं सकता। यह संज्ञानात्मक विकास का टॉपिक है और जीन पियाजे का नाम न लिया जाए, हो ही नहीं सकता। तो जीन पियाजे और संज्ञानात्मक विकास ये तो एकदम एक दूसरे के पूरक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़े, अगला सवाल, जीवन इतिहास विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? जीवन इतिहास द्वारा किसका अध्ययन करते हैं? तो विशिष्ट व्यवहार का, ठीक है। स्पेशल आप कह सकते हो हैबिट्स का, स्पेशल आप कह सकते हो किसका? बिहेवियर का, है ना। तो विशिष्ट व्यवहार का जो कह सकते हो अध्ययन, स्टडी, रिसर्च, ये सब किया जाता है किसके द्वारा? भाई जीवन के इतिहास द्वारा। फिर उसके बाद देखिए अगला, प्रसूत व्यवहार की अवधारणा किसने दी? प्रसूत व्यवहार की अवधारणा किसने दी? तो ये स्किनर ने। किसने दी है? स्किनर, याद रखिएगा। प्रसूत व्यवहार की अवधारणा देने वाले व्यक्ति कौन है? स्किनर। आगे बढ़े, अगला, अब बहुविकल्प हो गए, रिक्त स्थान पर आ जाते हैं। रिक्त स्थान में देखिए सबसे पहला, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे में क्या होते हैं? शामिल, यानी सम्मिलित होते हैं। संवेग और संज्ञान एक दूसरे में सम्मिलित होते हैं। अगला, पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? सीखना, अधिगम कहलाता है। पहले जो एक्सपीरियंस लिया उससे अभी के व्यवहार में, बिहेवियर में चेंजेस लाना, यही क्या कहलाता है? अधिगम यानी सीखना कहलाता है। उद्दीपक और प्रतिचार के बीच परिवर्तन संबंध को ही हम अभ्यास कहते हैं। उद्दीपक और प्रतिचार के बीच जो परिवर्तन संबंधित होते हैं उसे ही हम उद्दीपक कहते हैं। अगला देखिए, संरचनावादी उपागम बनता है किससे? विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से। संरचनावादी उपागम बनता है विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से। इससे ही ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत, ये ज्ञान की संरचना बहुत आवश्यक है, यानी पूर्व ज्ञान के इस्तेमाल के बिना आप नया ज्ञान हासिल कर ही नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। अगला, संज्ञान एवं संवेग के बीच द्विदिशीय प्रकार का संबंध होता है। कैसा? दोहरा द्विदिशीय प्रकार का संबंध होता है। अगला, भाई सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को समग्रित सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? समग्रकृति सिद्धांत। समग्रकृति सिद्धांत, इसको एकदम ध्यान रखिएगा अच्छे से। फिर वाइगोस्की ने भाई सामाजिक दृष्टिकोण के संज्ञानात्मक विकास का विश्लेषण प्रस्तुत किया। कौन से समय में, किस ईयर के दौरान? तो इन्होंने 1986 से 1934, 1886 से 1886 भी नहीं, माफ कीजिएगा, 1896, 1896 से 1934 तक, 1896 से 1934 तक वाइगोस्की ने सामाजिक दृष्टिकोण से जितने भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांतों ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट, अधिगम क्या है? एक परिवर्तन है। अधिगम सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। E.L. थॉर्नडाइक जो है वो कहाँ के थे? ये थे हम अमेरिका के। और जीन पियाजे कहाँ के थे? तो स्विट्जरलैंड, हमने पढ़ रखा था, याद रखना। जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी नए तथ्य को हम सीखते हैं तो इसे हम सहचर्यात्मक सीखना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सहचर्यात्मक सीखना कहते हैं। अगला देखिए, मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव, 1927 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने किस पर अपने प्रयोग किए? इन्होंने अपना प्रयोग कुत्तों पर किया था। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया? कुत्ते के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही क्या कहलाता है? स्मृति, मेमोरी। जो काम पहले कर लिए हैं, उससे कोई एक्सपीरियंस ले लिया और उसको याद रखा, तो यही क्या कहलाता है? स्मृति, है ना। पहले किए गए काम या सीखे हुए वस्तु को याद रखना, यही क्या कहलाता है? स्मरण या स्मृति। अगला देखिए, अब आते हैं सीधा सीधा हम एक वाक्य वाले प्रश्न के ऊपर। तो पहला, अधिगम किसे कहते हैं? लर्निंग, सीखना क्या है ना। पहले के द्वारा जो निर्मित व्यवहार होंगे, उससे पहले के द्वारा जो अनुभव लिए होंगे उससे अपने अभी के व्यवहार में परिवर्तन करना। पहले जो निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, प्रत्यक्षात्मक सीखना किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, समझकर, उसे स्पर्श कर कर या उस क्रिया को खुद ही कर कर जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षात्मक सीखना, है ना। प्रत्यक्ष रूप से सीखना, सामने एकदम सीखना, इसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। नेक्स्ट, अगला देखिए, विभेदीकरण किसे कहते हैं? विभेदीकरण की परिभाषा दीजिए। तो इंसान जो है, मानव जो है, प्राणी जो है, वो उसमें यह विशेषता होती है कि वह एक क्रिया
और दूसरी क्रिया में क्या अंतर है उसे पता रहता है, वो स्वतः ही पहचान लेता है कि इसको ऐसे किया था, इस क्रिया को ऐसे किया, इसके बीच अंतर है, इसमें ये नहीं किया, इसमें ये एक्स्ट्रा किया। तो ये मानव स्वभाव की विशेषता है कि मानव स्वभाव की विशेषता क्या है कि वह पहले किए गए क्रिया और दूसरी क्रिया, इन दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से स्वयं ही पहचान लेता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक विभेदीकरण। इसे क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक विभेदीकरण कहते हैं। अगला देखिए, स्मृति के कितने पक्ष होते हैं, कितने इसके पक्ष होते हैं, तो स्मृति के कुल 2 पक्ष हैं, एक है धनात्मक पक्ष और दूसरा ऋणात्मक पक्ष। स्मृति के 2 पक्ष हैं, धनात्मक पक्ष और ऋणात्मक पक्ष, एकदम याद रखिएगा इसको। अगला, पुनः स्मरण किसे कहते हैं, पुनः स्मरण फिर से याद करना किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना, सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लाना, इसे हम क्या कहते हैं भाई, पुनः स्मरण कहते हैं। तो पुनः स्मरण क्या है, सीखी गई किसी बात को अचेतन मन से वापस चेतन मन में लाना, यही इसे शामिल करना, अचेतन से चेतन मन में लाना, ठीक है, सब कॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में लाना, इसे हम क्या कहते हैं, पुनः स्मरण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, विस्मृति किसे कहते हैं। पहले भी परिभाषा की हम कितनी बार देख चुके हैं ना, कि सीखी हुई बात को याद न कर पाना, है ना, दोहरा न पाना, उसे हम स्मरण कहते हैं। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने में कठिनाई होना, उसे हम क्या कहेंगे, विस्मृति कहेंगे। अगला, अनुकूलन किसे कहते हैं, तो अनुकूलन क्या है, परिवेश के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा योजनाएं बनाने को अनुकूलन कहते हैं। यानी अनुकूलन का मतलब क्या होता है, अनुकूल, है ना, के लायक, है ना, तो किसी भी चीज को देख के घुल मिल जाना, उसके अनुरूप, उसके तरह कुछ प्लानिंग करना, उसकी तरह योजनाएं बनाना, यही अनुकूलन है। तो परिवेश के साथ यानी आसपास का जो माहौल है उसमें ढल जाओ और उस हिसाब से कार्य करो, यही क्या कहलाएगा, हमारा अनुकूलन कहलाएगा। ठीक, अगला, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो इसके जो प्रतिपादक थे वो पावलोव थे। कौन थे भाई, आईपी पावलोव, याद रखिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो पावलोव हैं। अगला प्रश्न, ब्लूम द्वारा बताए गए शिक्षण के उद्देश्य क्या है, ब्लूम द्वारा शिक्षा के जो उद्देश्य बताए गए हैं उसको बतला दीजिए। तो ब्लूम द्वारा बताए गए शिक्षण के उद्देश्य की बात करें तो ज्ञान का उद्देश्य, बुद्धि का उद्देश्य, प्रयोग विश्लेषण और मूल्यांकन है। ठीक, किसने बताया है, ब्लूम ने। आगे, स्किनर ने किन जानवरों पर अपने प्रयोग किए थे, तो स्किनर ने सबसे पहले चूहों और कबूतरों पर अपना प्रयोग किया था। चूहा और कबूतर, इन 2 जानवरों पर, इन 2 जीवों पर स्किनर ने अपने प्रयोग किए थे। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो भाई अगर संरचनात्मक स्ट्रक्चर बेसिस पर देखा जाए ना, तो संरचनात्मक रूप से मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, फिर होता है मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, है ना, अग्र मध्य पश्च, आगे का, मध्य का और पीछे का, है ना, अग्र मध्य और पश्च मस्तिष्क, याद रखिएगा। अगला, आगे बढ़ते हैं, स्मृति की अवस्थाओं के नाम लिखिए। स्मृति की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो स्मृति की अवस्थाओं की बात करें तो भाई स्मृति की अवस्थाओं के नाम, 1 अधिगम, नंबर 2 धारणा, नंबर 3 प्रत्यस्मरण और नंबर 4 पहचानना। अधिगम, धारणा, प्रत्यस्मरण और पहचानना, ये स्मृति की अवस्थाओं के 4 क्या है, नाम है। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से हम इकाई 4 की शुरू करेंगे। इकाई 4 हमारा रहेगा, तो इकाई 4 की अगर बात करें, इकाई 4 इसका नाम है भाषा एवं संप्रेषण, यानी यहां पर लैंग्वेज की बात होगी, कम्युनिकेशन की बात होगी, ठीक है ना, बातचीत की। तो भाषा एवं संप्रेषण की बात करते हैं, तो सीधा शुरू करेंगे इसके बहुविकल्पी प्रश्न से। पहला प्रश्न, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं कौन है, तो स्किनर, याद रखिएगा, सही उत्तर क्या होगा, स्किनर। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो है बंडूरा। अगला, बहुभाषिकता का अर्थ क्या है, बहुभाषिकता जिसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म भी कहते हैं, वो क्या है, तो कोई व्यक्ति अगर एक से अधिक भाषाओं का जानकार हो, उन भाषाओं को बोलता सुनता समझता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम बहुभाषी, और इस पूरी प्रक्रिया को बहुभाषिकता ने मल्टीलिंगुअलिज्म कहेंगे। ठीक है, एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना ही क्या है, बहुभाषिकता है। नेक्स्ट, जब बच्चों को 50 शब्दों का ज्ञान हो जाता है तो उनकी आयु कितनी होती है, किस आयु में बच्चे 50 शब्द तक का ज्ञान कर लेते हैं, तो ये होता है 12 से 18 माह, 12 से 18 यानी साल 1.5 साल का जो बच्चा होता है वो कम से कम 50 शब्दों का उसका शब्दकोश, शब्द भंडार, वोकैब उसका हो जाता है। ठीक है, जब बच्चों की शब्दावली में लगभग औसत 10,000 शब्द होते हैं, यानी बच्चे लगभग ऑन एन एवरेज 10,000 के आसपास शब्द बोल सुन समझ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब उस बच्चे की आयु कितनी होती है, 5 से 6 साल। ठीक है, 5 से 6 साल का बच्चा जो है लगभग 10,000 शब्दों को
वोकैब में यानी अपने शब्दकोश में रखता है, यानी इन 10,000 शब्दों का प्रयोग वो करता रहे, कभी भी कर सकता है, जरूर नहीं करेगा ये। आमतौर पर हम बार बार कुछ ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर हमें ज्ञान बहुत सारे का होता है। तो ये 5 से 6 साल के बच्चे को लगभग 10,000 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे जब वयस्कों के साहित्य को समझने लगते हैं तब उनकी आयु कितनी होती है? यानी जब बड़े लोगों का लिटरेचर, नॉवेल बच्चे समझने लगते हैं, उस साहित्य समझने लगते हैं, तो उनकी आयु क्या होती है? 15 से 20 साल। जी हाँ, 15 से 20 साल की आयु में बच्चे जो हैं वो बड़ों के साहित्य को, नॉवेल को समझने लग जाते हैं। फिर जब बालक को व्याकरण का ज्ञान हो जाता है तब उसकी आयु क्या होती है? व्याकरण ज्ञान जब हो जाता है तब उसकी आयु भाई 11 से 14 साल। 11 से 14 साल की उम्र में बच्चे को व्याकरण का, ग्रामर का नॉलेज होने लग जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं उम्र के बच्चों को ही व्याकरण पढ़ाया जाता है खास तौर पर, इसी उम्र में उनको नॉलेज भी हो पाता है व्याकरण का। अगला, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित कौन है? निरीक्षण। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में क्या शामिल है? निरीक्षण, है ना, निरीक्षण शामिल होगा। फिर सामाजिक अधिगम, जिसे हम इंस्पेक्शन भी कहते हैं ना, ध्यान रखिएगा। फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शोधकर्ता कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांतकर्ता के जो शोधकर्ता हैं वो अल्बर्ट बंडूरा हैं। इन्होंने ही सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग जो प्रिंसिपल्स हैं उसका प्रतिपादन किया, स्टैब्लिशमेंट किया। कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल, बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की ओर। पहला, भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अपने विचारों को बतलाने के लिए, दर्शाने के लिए, यानी अभिव्यक्ति के लिए। तो भाषा का प्रयोग अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब भाषा को लिपि में लिखा जाता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जब भाषा को लिपि में लिखते हैं ना तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एस्किमो कहाँ रहते हैं? ध्रुवों पर। एस्किमोज जो रहते हैं, एस्किमोज वो लोग होते हैं ना, एस्किमोज जहां पर इग्लू का घर होता है, देखा होगा आपने, इग्लू यानी बर्फ से बने हुए घर होते हैं, सील रहते हैं। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? ध्रुव पर, पोलर रीजन्स में, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। ठीक, श्रवण कौशल का संबंध किससे है? कान से। श्रवण किस ऑर्गन की मदद से, शरीर के किस अंग की मदद से सुना जाता है? तो कान की मदद से। नेक्स्ट, श्रवण के अंतर्गत अर्थ ग्रहण कैसे करते हैं? तो सुनकर। जब तक कोई व्यक्ति सुनेगा नहीं, बोले हुए व्यक्ति के अर्थ को समझ नहीं सकता। तो श्रवण जो है, श्रवण के अंतर्गत क्या होता है? सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया होती है। फिर सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? स्किनर का। अधिगम का, सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में स्किनर का बहुत ज्यादा विशेष योगदान माना जाता है। और क्या, अगला देखिए, भाषा संवाद व किस चीज का माध्यम है? संप्रेषण का, बातचीत का, है ना। भाषा जो है संवाद और संप्रेषण का माध्यम है, मीडियम है, इसकी मदद से संवाद, संप्रेषण किया जाता है। अगले देखिए आगे, भाषा बच्चों के किस विकास पर असर डालती है? व्यक्तित्व विकास पर, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। भाषा बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर सीधा सीधा प्रभाव डालती है। अगला, भाषा संस्कृति का हिस्सा है। भाषा जो होती है वो हमारे कल्चर का, हमारे संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती ही होती है। ऐसा एक समाज, संस्कृति, कल्चर बता दो जहां पे भाषा ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। कोई ना कोई भाषा बोली ही जाती है, या एक से अधिक बोली जाती है कई बार तो। फिर अच्छी कहानियों में क्या होता है? अच्छी कहानियों में सरलता व बोधगम्यता होती है। अच्छी कहानियों की खासियत क्या है? कि उनके अंदर सरलता होगी और बोधगम्यता। बोधगम्यता यानी कि उसमें बड़ा इंटरेस्ट आएगा बच्चों को। ठीक है, कहानियां अच्छी तरह सुनने की क्षमता का विकास करती हैं। ठीक है, कहानी जो है वो सुनने की क्षमता का विकास करती है। अगर ओरली कोई कहानी बताए तो कितने ध्यान से सामने वाला सुनता है ना, और बहुत बढ़िया से समझता है, तो सुनने की क्षमता बढ़ती है। तो कहानियां सुनने की क्षमता बढ़ाने में सहायक होती हैं। फिर कहानी के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कहानी के कुल प्रकार कितने होते हैं? 8, है ना। और प्रत्यय वह विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। यही परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ के अनुसार प्रत्यय वह विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं और गुणों आदि का क्या करता है? उल्लेख करता है, उन्हें मेंशन करता है, उनके बारे में बतलाता है। अगला, संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? द्विगामी, दोनों तरफ से चलने वाली है ना। तो संप्रेषण जो है एक द्विगामी प्रक्रिया है, यानी अगर बातचीत करना है तो अकेले तो नहीं हो सकती, उसके लिए कोई ना कोई तो सामने भी चाहिए। तो कैसी प्रक्रिया होगी? द्विगामी, दो तरफा, है ना। संप्रेषण जो है द्विगामी प्रक्रिया है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। पहला, भाषा के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा के द्वारा हम दूसरे के विचारों को सुनते समझते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। भाषा लैंग्वेज से क्या क्या होता है सब लिख सकते हो, यही परिभाषा में आएगा। भाषा के द्वारा दूसरों के क्रियाकलाप, ध्यान का संचालन और अपनी बात को समझाने का कार्य किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, कहानियों के माध्यम से बच्चों में कितने भाषाई कौशल का विकास किया जाएगा? बच्चों को अगर कहानी सुनाएंगे, कहानी के माध्यम से, यानी कहानी सुनाएंगे, कहानी लिखने लगाएंगे, कहानी पढ़ने लगाएंगे, कहानी बताने बोलेंगे, तो ये सारी चीजें जो है ना,
ये कहानी सुनने लगाएंगे तो इससे बच्चों में कितने कितने कौशल का विकास होगा। इसमें बच्चों में भाई अब 4 प्रकार के भाषा के कौशल, यानी भाषा सीखने के लिए जो चारों कौशल लगते हैं ना, पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो चारों कौशल का विकास हो जाता है कहानी के माध्यम से। ठीक, आगे देखिए, भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं। भाषा के जो कौशल होते हैं, जब ये कहानी की बात ही कर रहे थे, वो किस प्रकार के होते हैं। नंबर 1 श्रवण कौशल, सुनने वाला कौशल। नंबर 2 वाचन कौशल, बोलने वाला, पढ़ने वाला। नंबर 3 मौखिक, बोलने वाला। और लेखा कौशल यानी कि 4 लिखने वाला। यानी कि भाई सुनना, यानी कि सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये 4 जो कौशल हैं, ये चारों किसी भाषा को सीखने में सहायक होते हैं। यानी किसी भाषा का आधार इसी पर टिका होता है। अगर ये चार चीजें कर ली इस भाषा की तो भाषा आ गई, ऐसा रहता है। आगे देखिए अगला सवाल, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 41 है। ठीक है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी, 41। अगला देखिए, मौखिक भाषा, ओरल भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा क्या है, इसमें अक्षरों का समावेश होता है। इसमें अक्षर होते हैं लेकिन ध्वनि के रूप में। अक्षर जो होते हैं इसमें ध्वन्यात्मक रूप, यानी ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि के अनुरूप, है ना, ध्वनि के अनुरूप रूप में होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा ओरल यानी कि मौखिक रूप से किया जाता है, बोलकर किया जाता है। फिर बहुभाषिता किसे कहते हैं। बहुभाषिता के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसे बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। अभी इसके पहले भी हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, बहुभाषिकता मतलब क्या, एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना, प्रयोग होना, बोलना। आधुनिक समाज संज्ञानात्मक सिद्धांत के निर्माणकर्ता कौन थे। आधुनिक समाज संज्ञानात्मक सिद्धांत के निर्माणकर्ता जो है भाई वो अमेरिकी वैज्ञानिक एल्बर्ट बंडूरा ही हैं। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा जो है, और साथ ही साथ आप इसमें एक और नाम जोड़ दो वॉल्टन जी का, वॉल्टन मिशेल, है ना। ये दोनों जो है आधुनिक समाज के संज्ञानात्मक सिद्धांत के निर्माणकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला देखिए, वार्तालाप किसे कहते हैं, यानी बातचीत किसे कहते हैं। तो वार्तालाप एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो व्यक्तियों के बीच होगी। बातचीत जो है उसके लिए 2 लोग तो चाहिए कम से कम, तो 2 व्यक्तियों के बीच होती हुई बातचीत को ही वार्तालाप कहते हैं। इसे संभाषण भी कहा जाता है दूसरे शब्दों में। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से इट संभाषण। क्या कह सकते हैं इसे हम, संभाषण कह सकते हैं। वार्तालाप 2 व्यक्तियों के बीच हो रही बातचीत को कहते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम संभाषण भी है। अगला देखिए, वाणी किसे कहते हैं, जो वर्णों से व्यक्त हो। परिभाषा तो यही है। ठीक, तो वाणी में हम हाव भाव को व्यक्त करने के लिए, यानी उससे कुछ ना कुछ ध्वनि, कुछ ना कुछ आवाज निकालते हैं। ठीक है, जिसे वाणी कहते हैं। अभी मैं जो बोल रहा हूं, कुछ शब्द निकाल रहा हूं मुंह से, कुछ आवाज आ रही है आपको, उसे समझ पा रहे हो, तो ये क्या है, वाणी है, ध्वनि है। ठीक है, तो वाणी में हम हाव भाव को व्यक्त करने के लिए मुख से ध्वनि निकालते हैं और शब्दों का उच्चारण करते हैं, शब्दों को बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वाणी कहते हैं। ठीक है, आवाज जिसे कहा जाता है। अगला देखिए, 5 से 6 साल के बच्चों की शब्दावली में कितने शब्द होते हैं। 5 से 6 साल के बच्चों में 10,000 के आसपास शब्द होते हैं। लगभग 10,000 वर्ड्स उनके वोकैब में, शब्दावली में रहते हैं। अगला देखिए, संप्रेषण की परिभाषा लिखिए। संप्रेषण की परिभाषा, डेफिनेशन। तो इनकी परिभाषा, इसके ऊपर कई लोगों ने परिभाषा दी है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इजी मेयर की। इजी मेयर जी ने संप्रेषण की क्या परिभाषा दी कि संप्रेषण से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति के विचारों तथा शक्तियों से है जो दूसरे व्यक्ति को परिचित करा रहा हो, यानी अपने विचारों, अपने ताकतों, अपनी सोच, अपनी विचारधारा से सामने वाले को परिचित कराना, उसे बतलाना। ठीक है, या फिर सामने वाले के विचार वगैरह सब सुनना, ये सब क्या कराता है, संप्रेषण। अगला देखिए, संप्रेषण की आवश्यकता क्यों है, हमें संप्रेषण क्यों चाहिए। ठीक है, आप देखिए किसी भी समाज में, किसी भी समूह में अगर कोई ढंग से बातचीत करना नहीं आता हो, बोलना नहीं आता हो, तो समाज सही ढंग से कार्य नहीं करेगा। तो समाज में प्रभावी रूप से सत्ता जमाने के लिए, समाज में प्रभावी बने रहने के लिए, है ना, संप्रेषण की बहुत आवश्यकता होती है। बिना प्रभावी संप्रेषण के किसी भी समूह या समाज की कल्पना की ही नहीं जा सकती, ध्यान रखिएगा। संप्रेषण की व्यवस्था के बिना कोई भी जो है प्रशासनिक कार्य हो, प्रशासनिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, ये सब बन ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते जब तक सही संप्रेषण नहीं होगा, जब तक सही बातचीत नहीं होगी। तो क्लियर। ठीक, तो ये हो गई इकाई 4। अब हम बढ़ेंगे इकाई 5 की ओर, जिसका नाम है खेल, स्व एवं नैतिक विकास। 5वीं इकाई की बात करेंगे। तो चलिए हम बढ़ चलते अपने 5वीं इकाई की ओर। इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला, जब बालिका स्वयं अकेले खेलती है तो क्या होता है भाई, उसका व्यक्तिगत खेल हो गया। बालिका हो, बालक हो, कोई भी जब स्वयं अकेले खेलेंगे तो उसे व्यक्तिगत खेल बोलेंगे। वो स्वयं के साथ खेल रहा है ना, स्वयं कुछ हरकतें करके, कुछ एक्टिविटी क्रिया करके सीख रहा है, तो ये व्यक्तिगत खेल हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक, सामूहिक खेल तो अलग होते हैं जो टीम में खेला जाता है।
फिर खुले मैदान में घर के बाहर खेले जाने खेल को हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बाहरी खेल, आउटडोर गेम्स कहते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब आउटडोर गेम्स है, बाहरी खेल है। फिर वह खेल जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओजस्वी खेल। ऐसा खेल जिसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, इन सब में बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, है ना, इसमें बहुत ज्यादा ताकत लगती है, तो इस खेल को हम क्या बोलते हैं, ओजस्वी खेल। वहीं आप दूसरे खेल देख लो, जैसे कि चेस, लूडो, कैरम, ऐसे खेल हैं जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा या ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भाग दौड़ नहीं करना पड़ता इसमें, है ना। ठीक, अगला देखिए, ऐसे खेल जिनमें अधिक ऊर्जा व्यय ही नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम शांत खेल बोलते हैं। जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ओजस्वी खेल। जिसमें ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, ऐसे खेल को हम क्या कहते हैं, शांत खेल कहते हैं। अगला देखिए, जब बालिका किसी वयस्क के हस्तक्षेप निर्देशन के बिना ही खेल रही हो तब इसे क्या कहते हैं। जब कोई बच्चा जो है वो बिना किसी बड़ों के इंटरफेयर के, बिना बड़े के गाइडेंस के, बिना उसके सिखाए जब वो कुछ खेल खेल रही है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मुक्त खेल। वो अपने हिसाब से करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देखना, वो घर घर खेलते हैं, बर्तन का सेट लेके खेलते हैं, घर की कोई सामान ले लेंगे उनसे खेलेंगे, कोई बड़े का इंटरफेयर नहीं, कुछ नहीं, उन्हें जो समझ आता है, जैसा ठीक लगता है वैसा वो खेलते हैं। तो इसे कौन सा खेल कहेंगे, इसे हम मुक्त खेल कहेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला देखिए, जब बालिका किसी वयस्क के हस्तक्षेप निर्देशन में खेल खेल रही हो तब क्या बोलेंगे। अगर बिना हस्तक्षेप के खेल रहे हो, बिना इंटरफेयर के, तब मुक्त खेल। और अगर किसी के मदद से या किसी के गाइडेंस में कि ऐसा करो वैसा करो और वो ऐसा करते भी जा रही है, तो ऐसे खेल को हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक खेल कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक खेल। फिर समूह में खेलने वाले खेलों को हम क्या कहते हैं, समूह में खेलने वाले खेलों को हम सामूहिक खेल कहते हैं, है ना। ग्रुप बना के खेला जाता है, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह के खेल को हम सामूहिक खेल कहते हैं। ये समूह बनाकर खेले जाते हैं, ठीक है, ग्रुप बनाकर खेला जाता है इसे। अगला, संवेदी क्रियात्मक खेल क्या है। संवेदी क्रियात्मक खेल जो होता है वो शैशव काल का खेल है ना। बच्चे जो शैशव काल में होते हैं 0 से 2 वर्ष के बीच, तो इस काल में बच्चे जो है संवेदी क्रियात्मक करते हैं और ऐसे खेल खेलते हैं। फिर खेल को प्रभावित करने वाले कारक कौन से ऐसे कारक, फैक्टर्स, तत्व हैं जो खेल को प्रभावित करते हैं। तो खेल को भाई प्रभावित करने में क्या क्या, भाई इसमें आप देखो तो आयु, एज बहुत ज्यादा फर्क करता है। लिंग, है ना, लड़का है कि लड़की, लड़के होंगे तो आप देखोगे अलग खेल खेलेंगे, लड़की होगी तो देखोगे अलग खेल आपको दिखाई देंगे समाज में। संस्कृति, कल्चर, जिस प्रकार की संस्कृति है देश में उस प्रकार के खेल भी होते हैं। अभी आप देखोगे वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहां पर आपको जुआ खेलना, है ना, पोकर, ये सब कल्चर में बहुत दिखेगा आपको वहां पर, है ना। कसिनो वगैरह बहुत नॉर्मल होते हैं, पर हमारे देश में बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं है। हमारे देश में तो इसे अपराध की श्रेणी में भी रखा जाता है ना। तो आयु, लिंग, संस्कृति और सामाजिक वर्ग इन पर आधारित है। अब आप देखोगे समाज के जो उच्च वर्ग है, यानी जो अमीर लोग हैं, अगर आप देखो उनके खेल थोड़े अलग होते हैं। वहीं आप मध्यम वर्ग वालों को देखोगे उनके खेल अलग होंगे। जो निम्न वर्ग होते हैं एकदम छोटे, है ना, लोअर क्लास, तो उनमें आप देखोगे उनके जो स्पोर्ट्स होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं ना। सब अलग अलग खेल खेलते हैं अपने कह सकते हो वर्ग के हिसाब से, अपने लिंग के हिसाब से, या फिर अपने आयु के हिसाब से भी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल कि समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा जो है वो वांडूरा ने प्रस्तुत की है। वांडूरा मनोवैज्ञानिक सबसे पहले, इन्होंने ही समीपस्थ विकास क्षेत्र की स्थापना की, उसी की अवधारणा को इन्होंने सबसे पहले सामने रखा। अगला, स्वाभाविक खेल किसे कहते हैं। स्वाभाविक खेल किसे कहते हैं, तो ऐसे खेल जो अपनी इच्छा से लोग खेलते हैं उसे स्वाभाविक खेल यानी कि ऐच्छिक खेल कहते हैं, ठीक है। स्वाभाविक खेल, उसी का दूसरा नाम क्या है, ऐच्छिक खेल। तो स्वाभाविक खेलों को ही ऐच्छिक खेल कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भाई सोशियोग्राम पद्धति के जनक कौन थे। सोशियोग्राम पद्धति के जो जनक थे वो मॉर्गन। क्लियर, जो सोशियोग्राम पद्धति है, जो मेथड है सोशियोग्राम, इसके जो जनक हैं, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, मॉर्गन। अगला देखिए भाई, क्रेचमार्क ने व्यक्ति के कितने प्रकार बतलाए, व्यक्तित्व के, पर्सनालिटी के। क्रेचमार्क ने व्यक्तित्व के, पर्सनालिटी के कुल 4 प्रकार बतलाए। उन्होंने कितने प्रकार बतलाए, 4, ठीक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अगला देखिए भाई, रिक्त स्थान पर आ जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति बहुविकल्प हो गए, अब खाली स्थान की बात कर लेते हैं। पहला देखिए, घर में खेले जाने वाले खेल को हम क्या कहते हैं, भीतरी खेल, इंडोर गेम्स जैसे कैरम, चेस, लूडो, है ना, ये सब घर के भीतर खेले जा सकते हैं। अगला, जब 2 या 2 से अधिक बच्चे एक साथ खेलते हैं तो कैसा खेल बन जाता है, सामूहिक, ग्रुप में खेल रहे हैं ना। जब 2 या 2 से अधिक बच्चे कोई खेल खेलते हैं तो उसे हम सामूहिक खेल कहते हैं। वह व्यक्ति जो स्वयं में रुचि रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वयं में ज्यादा रुचि रखता है उसे नहीं कहते, सेल्फ ऑब्सेशन कहते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड, है ना, आत्ममुग्ध एकदम।
तो व्यक्ति स्वयं में रुचि रखता है उसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले पर्सनालिटी वाले लोग कहते हैं। वह व्यक्ति जिसमें रुचि बाहरी जगत में ज्यादा होती है, ऐसा व्यक्ति जो बाहरी जगत में, बाहर के लोगों में, दूसरी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, खुद में कम, उसे हम बहुमुखी कहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, बहुमुखी कहते हैं। ठीक। अगला, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी जो है, वो हमारे गुणों का ही एक समन्वित मिलजुला जुला रूप होता है। अगला, भगवत गीता में व्यक्तित्व के कितने गुण बताए गए हैं? 3। भगवत गीता में उसमें व्यक्तित्व के 3 गुणों की चर्चा की गई है। ठीक है। एक व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों तथा व्यवहार आदि के संबंध में जो मत रखता है वही उसकी स्वानुभूति होती है। स्वानुभूति मतलब स्वयं की अनुभूति, स्वयं का एहसास होना। तो व्यक्ति अपने आप को जब एनालाइज करता है, अपने आप को देखता है, अपने आप की हरकतें को आप क्या करते हो, सीखता है, समझता है, उसका अध्ययन करता है, तो उसे समझ में आता है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ, मैं इस स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ। तो ये व्यक्ति को क्या, ये उसकी स्वयं की जब अनुभूति होती है ना, तब व्यक्ति ऐसा सोचता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। अब हम आते हैं एक वाक्य के ऊपर, खाली स्थान भी हो गए, बहुविकल्पी हो गए। तो पहला है, खेल की परिभाषा लिखिए, खेल है क्या? तो वैलेंटाइन ने खेल की क्या परिभाषा दी? उन्होंने क्या परिभाषा दी कि खेल एक प्रकार से आनंद प्राप्ति का मार्ग है, इसमें कोई लक्ष्य नहीं होता आनंद के अलावा ना, खेल जो है वो आनंद के अलावा इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक। तो ओजस्वी खेल किसे कहते हैं? जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न, ओजस्वी खेल किसे कहते हैं? तो वह खेल जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसा खेल ओजस्वी या फिर सक्रिय खेल भी कहलाता है। अगला देखिए, शांत खेल किसे कहते हैं? जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक। इसका विपरीत, वह खेल जिसमें अधिक शारीरिक ऊर्जा की या क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसमें अधिक भागदौड़ नहीं करते, जिसमें अधिक ऊर्जा का व्यय, एनर्जी खर्च ना हो, उसे हम शांत क्रियाएं या शांत खेल कहते हैं। अगला देखिए, स्व केंद्रित खेल किसे कहते हैं? सेल्फ सेंटर्ड स्पोर्ट्स, है ना। स्व केंद्रित खेल क्या है? तो प्रारंभ में जो बच्चे होते हैं वो स्व केंद्रित खेल खेलते हैं, उसके ना कोई नियम होते हैं, वो जब चाहे तब खेलेगा, जैसे मन करेगा वैसे खेलेगा, है ना। कई बार देखना, छोटे बच्चे, एकदम छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं शुरू में, आप देखोगे तो रात में अपने आप उठ के जाग जाते हैं, कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ठीक है, छोटे बच्चे कुछ ना कुछ सामान उलट पुलट करते रहेंगे, तो वो क्या है? वह स्व खेल है ना, वो खुद को केंद्रित में रखकर खेल रहे हैं, वो अपनी इच्छा से, कोई नियम नहीं है, उनका जो मन करता है वैसा। फिर बालक के नैतिक विकास को कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं बतलाई? कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक ने बालकों के मनोवैज्ञानिक विकास की कितनी अवस्थाएं बतलाई हैं? तो उन्होंने इसकी 6 अवस्थाएं बतलाई हैं टोटल, है ना, 6 स्टेजेस। नेक्स्ट, बालक के सर्वाधिक नैतिक विकास कौन कौन से अवस्थाओं में होते हैं ना, सबसे ज्यादा नैतिक विकास बच्चे का कौन सी अवस्था में होता है? तो बालक के सर्वाधिक नैतिक विकास की अवस्थाएं विषम जातीय परस्परागत अवस्था है। विषम जातीय परस्परता जो अवस्था होती है, इसमें बच्चे का सबसे ज्यादा क्या होता है? नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट होता है सबसे ज्यादा। अगला देखिए, नैतिक निर्माण क्या है? नैतिक निर्माण या आप इसे नैतिक निर्णय भी कह सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि मोरली कोई फैसला लेना, मोरल बेसिस पे, नैतिक आधार पर। तो नैतिक निर्णय नैतिकता को समझने के लिए बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता को दर्शाता है। अगर कोई बच्चा ऐसा निर्णय, जैसे बच्चा जो है किसी की मदद कर दे रहा है, तो ये मदद करना क्या हो गया? उसके संस्कार में आ गया, उसकी संज्ञानात्मक, उसके भावना में आ गया, उसके अंदर ऐसी भावना है दूसरे की मदद करना, दया वाली भावना। तो जो नैतिकता है वो संज्ञानात्मक क्षमता को दर्शाता है, संज्ञानात्मक विकास को दर्शाता है। ठीक। अगला देखिए, आत्म संचेतन संवेग में किन संवेगों को शामिल करते हैं? आत्म संचेतन संवेग में किसे शामिल करते हैं? तो आत्म संचेतन संवेग में ईर्ष्या, शर्मिंदगी, सहानुभूति, गर्व, शर्म एवं ग्लानि, गिल्ट जिसे कहते हैं, ये सब कुछ शामिल किया जाता है। ठीक है, ये आत्म संचेतित संवेग, यानी संवेग मतलब भावनाएं, इमोशंस। इसमें क्या क्या, आत्म संचेतन में क्या क्या आएगा सेल्फ वाले में? तो भाई ईर्ष्या, शर्मिंदगी, सहानुभूति, गर्व, शर्म और ग्लानि, ये सब शामिल रहेगा। अगला, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित है? कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो लिंग भेद पर आधारित है ना। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है लिंग भेद पर, यानी लड़कियों के लिए सीखने के लिए अलग नियम, लड़कों के लिए सीखने के लिए अलग नियम, ऐसा बताया किसने? कोहलबर्ग ने, कि जो महिलाएं हैं अलग तरीके से सीखती हैं, जो पुरुष है अलग तरीके से सीखते हैं, इन सबके सीखने के नियम अलग अलग हैं। अगला देखिए, व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की परिभाषा। तो वुडवर्थ ने इसकी परिभाषा क्या दी व्यक्तित्व की? कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समस्या क्या है, एक विशेषता है, स्पेशलिटी है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के व्यवहार की विशेषता है। ठीक। नेक्स्ट, नैतिकता की परिभाषा दीजिए, नैतिकता क्या है? तो अगर हरलॉक जी के अनुसार देखें, उनके अनुसार जो नैतिकता की परिभाषा जो है वो क्या है? सामाजिक समूह के नैतिक कोड के अनुरूप व्यवहार ही नैतिकता है। अब नैतिकता का मतलब क्या, देखो हमारे समाज में, अब हर समाज में परिवेश अलग होता है,
हमारे समाज में आप देखोगे शराब का सेवन करना, दारू पीना जो होता है, शराब पीना जो होता है, एक तरह से अनैतिक कार्य माना जाता है। यानी अगर कोई शराब का सेवन करता है तो उसे ऐसा नहीं माना जाए कि अच्छा पुरुष है, अच्छा व्यक्ति, अच्छी महिला जो भी है ना, उसे अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाएगा। जबकि अगर आप देखोगे वेस्टर्न सोसाइटी में, पाश्चात्य संस्कृति में देखोगे तो वहां शराब का सेवन करना आम बात है, क्योंकि वहां कल्चर वैसा है। वहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो शरीर को गर्म रखने के लिए वहां पर इवन बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी शराब पिलाई जाती है। आप देखोगे तो वहां पार्टीज में भी आप देखते हो, फंक्शन में थोड़ा थोड़ा भी पीते हैं ना। तो वहां पर शराब पीना कोई अनैतिक कार्य नहीं होता है। तो कोई भी नैतिकता जो होती है वो कार्य मोरली सही है कि गलत है, वो समाज पर निर्भर करता है, उस समाज के परिवेश पर, है ना। तो हमारे यहाँ नैतिकता की परिभाषा अलग है। हमारे यहाँ नैतिकता की परिभाषा क्या है? सामाजिक समूह के नैतिक कोड के अनुरूप, है ना। समाज में जो बना रखा है नियम कि ऐसा ही होता है भाई, है ना, तो उस नियम के हिसाब से चलना ही नैतिकता कहलाता है। जहां आप समाज के खिलाफ गए, समाज के बनाए नियम टूटे, तो लोग आपको अनैतिक बोलेंगे, है ना, लोग आपको बुरा भला कहेंगे। अगला देखिए, क्रेशमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बतलाए हैं? क्रेशमर ने शरीर संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के कुल 3 प्रकार बतलाए हैं। नंबर 1 शक्तिहीन, शक्तिहीन व्यक्तित्व। नंबर 2 खिलाड़ी। नंबर 3 नाटक। ये 3 जो है व्यक्तित्व के आधार बतलाए हैं किसने? भाई क्रेशमर ने। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि खेल का कोई एक उद्देश्य लिखिए। खेल का एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। खेल का उद्देश्य मानसिक क्षमताओं का विकास करना है। खेल का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, युंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? उन्होंने कितने भाग में व्यक्तित्व बताया? नंबर 1 अंतर्मुखी, दूसरा बहुमुखी और तीसरा उभयमुखी, है ना। अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी, ये 3 व्यक्तित्व के, पर्सनालिटी के टाइप होते हैं। क्लियर है? ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देख लीजिए, डिसलेक्सिया के कारण लिखिए। डिसलेक्सिया जो होती है, डिसलेक्सिया का मतलब क्या? डिसलेक्सिया में शब्द और अक्षर पहचानने में गलती करना, कठिनाई होना, इसे डिसलेक्सिया कहते हैं, है ना। यानी कि जैसे अगर मैंने यहां लिख दिया बी और यहां लिख दिया डी, तो इसके बीच अंतर ही न कर पाना, ये किस बीमारी का नाम है? डिसलेक्सिया। इसके कारण क्या हो सकता है? मस्तिष्क की चोट, दिमाग में कोई चोट लगी हो सकता है अनुवांशिक हो, यानी माता पिता में हो, पूर्वजों में हो, तो बच्चे में भी आ गई हुए गुण, और भावनात्मक समस्याएं भी होते हैं। जो बच्चे भावनात्मक रूप से प्रताड़ित होते हैं, माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो भावनात्मक रूप से बहुत उतार चढ़ाव होता है ना, तो ऐसे बच्चों में डिसलेक्सिया का बहुत ज्यादा आप कह सकते हो संभावना देखने मिलता है। ठीक, अगला, मानव मस्तिष्क के अंगों का वर्णन कीजिए। मानव के मस्तिष्क में जो अलग अलग अंग है, यानी मानव के दिमाग में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनकी अगर बात करें तो देखिए, मानव मस्तिष्क के अंग की बात करें तो इसमें सेरिब्रम होता है, ठीक है, इसमें डाइसेनोफ्लॉन्स होता है, इसमें सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है, और ऑब्लोगेंटा होता है, सेतु, रेटिकुलम फॉर्मेशन, इसमें और क्या होगा? इसमें बेसल गैंग्लिया और बृहत मस्तिष्क। वैसे तो मस्तिष्क को 3 भाग में हमने पढ़ा भी था कि 3 भाग में बांट देते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पृष्ठ मस्तिष्क, है ना। तो ये सब मानव मस्तिष्क के क्या है? अंग हैं, भाग हैं। क्लियर? तो ये थी हमारे विषय संज्ञान, अधिगम और बाल विकास। इस विषय के सभी 5 इकाइयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आपके सामने हमने रख दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां तक वीडियो को लिंक जरूर शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही साथ अन्य विषयों की वीडियो मैं बनाने वाला हूं, एक एक करके अपलोड होंगी। ऐसे मैराथन वीडियो लेक्चर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, यदि आप एमपीडीएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो और डिटेल में आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करके संपूर्ण कोर्स परचेस कर सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।